कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको बताया था बच्चों, वाहन चालक की भर्ती के लिए जो भी है उसमें जो भी क्राइटेरियाज हैं, जिसको लगता है कि उसको इसकी जॉब चाहिए या मतलब वो तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बहुत लेंदी सेशन नहीं है बच्चों। सिर्फ 25 मार्क्स का आपका एक पेपर होना है, 75 मार्क्स का आपका उसमें प्रयोगात्मक परीक्षा होनी है। इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो क्योंकि संडे को क्लासेस नहीं आती बच्चों, संडे मतलब एक पढ़ाने वाली वीडियो ना होके एक नॉर्मल होती है, एक जो मतलब होता है कि आपस में संवाद करना। आपस का मतलब हालांकि आप लोग डायरेक्टली मेरे साथ जुड़े नहीं हैं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच पाती है, आप सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं एक संवाद जो है प्रॉपर तरीके से होता रहे, पढ़ाई से इतर भी कुछ बातें होती रहे, तो कभी न कभी क्या होता है, चीज़ें मोटिवेशन हमें जो मिलता है, अभिप्रेरणा जो हमें मिलती है, उससे क्या होता है बच्चों, एक अलग सा जोश क्रिएट होता है और आपकी स्टडी करने की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। यानी आपकी पढ़ाई की क्षमता या उसकी उत्पादकता में क्या होता है, एक प्रकार का इंक्रीमेंट होता है, इन्हेंसमेंट होता है, यानी एक प्रकार की वृद्धि होती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों जो हमें क्या होता है कि कई बार ही लगता है कि यार गवर्नमेंट जॉब है, अब निकलेगा नहीं निकलेगा, तमाम प्रकार के विचार आते हैं। सिलेक्शन होगा भी नहीं होगा, या जो पढ़ रहे हैं इसका परिणाम हमें मिलेगा, या सुखद परिणाम मिलेगा या दुखद परिणाम मिलेगा, कई प्रकार के इसमें थॉट्स आते हैं दिमाग में। और ये सबसे बड़ा एक फेयर होता है बच्चों कि अगर चयन नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि अगर कोई इंसान अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण जो उसका समय है, एक पड़ाव वो अपनी लाइफ का जो बेसिकली जो मतलब सबसे महत्वपूर्ण समय होता है उसकी जवानी, अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से कमरों में रह के, रूम्स वगैरह में रह के नॉर्मल, अगर आप देखो कि शासकीय सेवाओं की तैयारी कर रहा है, नौकरी की तैयारी कर रहा है, सरकारी सेवा में आने की सोच रहा है, और एक लंबा समय अगर वो व्यतीत करता है, उसके बाद अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इस प्रकार के विचार आना स्वाभाविक है बच्चों। क्योंकि एक आप देखोगे नंबर ऑफ पोस्ट किसी भी डिपार्टमेंट में लिमिटेड आते हैं, और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, या जो एक मान के चलिए आप जो फॉर्म फिल करने वाले, वो बहुत एक बड़ा नंबर है। अगर आप जितने नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप देखेंगे, उसके 1% से भी कम का हमारा जो है सफलता का रेशियो रहता है। यानी जितने पोस्ट आते हैं वो तो खैर निकलेगा ही निकलेगा, जितने पोस्ट होंगे उतने में तो फॉर्म मतलब चयन होता ही है, लेकिन बहुत कम होता है उसके कंपेयर में। लेकिन एक इसकी बहुत खूबसूरती भी है, जो बहुत बढ़िया चीज़ भी है, अगर जिस इंसान ने 2-3 चीज़ें अपनी फॉलो की और उसको ये पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जब तक आप लक्ष्य उन्मुखी नहीं होंगे, यानी आपका गोल ओरिएंटेड नहीं होगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे उत्तराखंड में, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, हमारा जो जनपद है 85% के आसपास पहाड़ी जनपद है, और उसमें भी पहाड़ी जनपद में बहुत दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में भी तैयारी कर रहे हैं। और सरकारी नौकरी में कौन आना चाहता है, आप नॉर्मली आप देखोगे जैसे ग्रुप सी के एग्ज़ाम हैं, यूकेपीएससी के एग्ज़ाम है, ये वो ज़्यादातर ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं एज ए फाइनेंस, एज ए बैकग्राउंड। ठीक है, तो अगर आप देखोगे फाइनेंशियली है या कुछ और चीज़ है, एक कारण ये होता है। दूसरा कारण सरकारी सेवा में आने का जो होता है, एक प्रलोभन जो होता है कि स्टेबिलिटी का, प्रलोभन का मतलब यहाँ नेगेटिव वे में मत लेना, प्रलोभन का मतलब है अपने खुद में लालच की, यार हाँ इसमें एक स्थायित्व है, एक स्टेबिलिटी है इस नौकरी में, अगर हम जहाँ भी जाएंगे एटलीस्ट अपने पैरों पे खड़े होके जाएंगे, अपने खुद पे डिपेंडेंट होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, दूसरों पे हम डिपेंडेंट नहीं होंगे। यही दो चाह होती है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था, हो सकता है कि किसी और की कुछ और भी चाह हो, लेकिन मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि यार ऐसा कुछ प्राइवेट सेक्टर में कुछ बड़ा कोर्स करने की या कहीं पैसा लगा के बिजनेस करने की अगर हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है बैकग्राउंड, या दूसरा आप मान के चलिए कि हम कुछ इस टाइप का काम नहीं कर सकते हैं जो मतलब प्राइवेट सेक्टर में बहुत 10-10, 12-12, 14-14 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, और ऐसी कोई डिग्री वगैरह, डिप्लोमा वगैरह खास हम धारित नहीं करते हैं, उसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो हमें पता है कि दर दर की ठोकरें खानी। तो इससे बेहतर ये है कि 2-2.5-3 साल अगर हम शासकीय सेवा के लिए यानी सरकारी नौकरी के लिए अगर हम अपना समय दें, अभूतपूर्व समय अगर हम दें, तो कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद लेके चलते हैं कि यार हमें एक दिन सफलता मिलेगी और हमारा चयन होगा। तो इतना नॉर्मल अगर आप देखोगे, जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं बच्चों, उसके कंपेयर में बहुत लिमिटेड लोग, आप जानते हैं पोस्ट भी कम आती हैं, सिलेक्शन भी आप जानते हैं उतने ही होंगे जितने पोस्ट होंगे, लेकिन इसके
जितने चांसेस हैं ना होने के, उसके डबल चांसेस हैं सफल होने के। क्यों? उसके पीछे एक ही कारण है बच्चों, यहाँ पे क्या है, पैटर्न बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपकी एक परीक्षा होती है, वो सिर्फ उस चीज़ की परीक्षा है कि आपने परीक्षा से पूर्व जो बिताया हुआ समय है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, वो किस तरीके से आपने बिताया, क्या आपने उस दौरान पढ़ा, क्या आप टाइम बाउंडेड थे, क्या आपने अंदर अपने आप में निरंतरता रखी, क्या आप ईमानदार थे, क्या आप हमेशा ईमानदारी से पढ़ते रहे, क्या आपने त्याग और समर्पण किया, यानी आपका कहीं जब पढ़ाई का टाइम था या आपका कोई ऐसे फंक्शन वगैरह थे या आपका कहीं जाने का मन होता था, आपको सोने का मन होता था, घूमने फिरने का, उसके बावजूद आपने कहा नहीं यार एक बार मैं अच्छे से तैयारी कर लूँ, पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद ये जो सेकेंडरी चीज़ें होते रहेंगी। अगर आपने इन सब चीज़ों के साथ अपने सिलेबस को भी तैयार किया तो आपके लिए बहुत आसान है बच्चों। आप देख रहे होंगे विगत कई वर्षों से जो भी एग्जाम होते हैं ऑलमोस्ट सेम पैटर्न के होते हैं। आप इसको तब समझेंगे जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, एक बार अपने सिलेबस को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आप बार बार जो भी एग्जाम आता है, एक एग्जाम आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, आप देखना चीज़ें आप कुछ अनोखी नहीं करते, आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ के जाते हैं, वही चीज़ आपकी सफलता भी तय करते हैं। वही चीज़ अगर कुछ एक आध नंबर कम आ गया तो आप उसमें असफल हो जाते हैं। तो जहाँ सफलता और असफलता दोनों ही पैरेलल चलते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने में, या तो आपको दो ही ऑप्शन है, या आप सफल होगे या आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन हम अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलें, हमारे पास 2-3 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए बच्चों। हम अपने स्टडी के प्रति ईमानदार रहें। ईमानदार होने का क्या तात्पर्य है, आप घर से बाहर आए हैं, आप रेंटल रूम पे रह रहे हैं, किराए में कहीं कमरा लिया आपने, दिखाने में तो आप हैं कि आप हाँ तैयारी कर रहे हैं, दिख भी रहा है आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर मन में कुछ और ही है, आप पता लगा घर वालों की नज़रों में आपने कमरा लेके बाहर कहीं रह रहे हैं और उसके बाद आधे से अधिक समय आप फ़ोन पे बिता रहे हैं, आधे से अधिक टाइम आप गपियाने में बिता रहे हैं, आधे से अधिक टाइम आप इधर उधर भटक में बिता रहे हैं, तो फिर ऐसी पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं। क्योंकि आप हर किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो या हर किसी को आप ठगा हुआ फील करवा सकते हो, लेकिन आप खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते। मैं जितने भी छात्र या छात्राएं मुझे सुन पा रहे हैं, जितने सुनते हैं, आप अपने दिल से पूछो, अपनी ईमानदारी से पूछना कि आप जैसे जो छात्र पढ़ाई कर रहा है या घर से बाहर आए, कितने लोग अपनी स्टडी के प्रति ईमानदार हैं। क्या जो मैं बात कह रहा हूँ क्या उसमें कहीं ना कहीं कुछ % सच्चाई है कि नहीं है। ये आप ही नहीं, मैं भी होता, ऐसा होता है बच्चों। हमारा क्या होता है, कई बार मन नहीं लगता स्टडी से, हम भटक जाते हैं, हम कभी इधर कभी उधर, कभी फ़ोन पे लग गए, कभी कुछ किया, कभी आजकल तो इतना कंटेंट है, मतलब कोई रील बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन उसके पीछे एक और सीन होता है कि दूसरा आदमी, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स आपको ये देखते हैं कि यार हाँ बंदा पढ़ रहा है, हम इसके पीछे लेबरी करके भले ही पैसे लगा रहे हैं, हम कहीं मजदूरी कर रहे हैं, हम कहीं अपना खाना खा के बच्चों के लिए अगर आवश्यकताएं जो है उनकी पूरी कर रहे हैं, वो इस उम्मीद में कि यार चलो आज नहीं तो कल के दिन इसका सिलेक्शन होगा, तो हमारे भी दिन बदलेंगे, हमारा भी समय चेंज होगा, एटलीस्ट ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो माँ बाप को एक सबसे बड़ी सुख मिलता है बच्चों, सबसे बड़ी उनकी पूंजी जो है वो आप ही हैं, आपकी सफलता। क्यों? वो इसलिए क्योंकि बच्चों माँ बाप ने तो अपने दिन पूरे कर लिए, मतलब पूरे कर ले का मतलब वो तो कोई सरकारी नौकरी की तैयारी या कोई और चीज़ तो करेंगे नहीं, उनकी सारी उम्मीदें आप पे टिकी हुई हैं। तो पहली चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको सफल होना है तो बच्चों ईमानदारी। ईमानदारी का सीधा साधा तात्पर्य ये है कि आप अगर किसी को ये लग रहा है, आपकी फैमिली पेरेंट्स को ये लगता है कि हाँ पढ़ाने भेजा हमने, वो पढ़ रहा होगा, वो मेहनत कर रहा होगा, तो उस पर आँच बताने देना बच्चों। अगर आपने उसमें एक भी दाग छोड़ा, एक भी स्पॉट छोड़ा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जब समय होता है तब अगर हम सही टाइम पे जाग जाएं तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती लाइफ में, लेकिन वक्त जाने में वक्त नहीं लगता है। आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा, एक टाइम ऐसा आया होगा जब 18 साल, 19 साल, 20 साल के आप रहे होंगे, हो सकता है अभी कई बच्चे उसी एज में हो, आपको पता नहीं चला होगा कि आने वाले पिछले कुछ समय में कितनी जल्दी 4-5 साल 6 साल गुजर गए हैं। कोई 26, 27, 28 पहुंच गया होगा, फिर भी उसको सफलता नहीं मिली होगी, जिसने तैयारी 22-23 में भी की होगी। ऐसे भी लोग होंगे, लेकिन कुछ बच्चों ऐसे होते हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पीछे कोई ऐसा कारण है कि जिसकी पहली बार 6 महीने 1 साल में तैयारी कर दी वो अनोखे, वो भी आप में से एक है। हाँ, दिन भी महत्व रखता है, आपका एग्जाम डे कौन सा है, कैसा है, वहाँ आपकी पढ़ी हुई चीज़ें आई नहीं आई, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन वो सारे सेक्टर को हटाते हुए अगर आपने ईमानदारी दिखाई है अपनी स्टडी में, आपने कभी खुद को धोखा नहीं दिया, आप दूसरों को धोखा दीजिए ना दीजिए उससे कोई मतलब नहीं, अपने अंतरात्मा से पूछना कि आप जिस काम के लिए आपके सपने हैं, आप जो चीज़ सोच रहे हैं, क्या उसमें किसी भी प्रकार का आप मतलब स्कोप रखोगे कि आपको सफलता न मिले? कोई नहीं रखना चाहिए। तो पहली
शर्त हमेशा ईमानदार बनना। आपको पढ़ने भेजा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी किताबें आपके पास, जो समय आपका है, यानी पूरा एक शेड्यूल बनाइए। आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, उस पर बिल्कुल भी कमी मत आने देना, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है बच्चों निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी। आपको ये देखना जरूरी है कि अगर मैं 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने, आप ट्राई करना रेगुलर एक अपने आप फॉलो करना क्या शेड्यूल, तो आपको स्वतः ही खुद में परिवर्तन दिखेगा। अगर आप 2 से 3 महीने, 3 से 4 महीने एक तरीके से स्टडी करते हैं, एक प्रॉपर वे में स्टडी करते हैं, आप अपने शेड्यूल के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करते हैं, आपको पता है कि भाई मुझे इस समय ये पढ़ना है, इस समय ये पढ़ना है, अगर आप करते हैं ऐसा, यानी अपनी निरंतरता को दर्शाते हैं, तो आप में परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि वो इसलिए आएगा क्योंकि आपने लगातार 3 से 4 महीने स्टडी की है। और परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण इंसान खुद होता है। उसको जब तक ये महसूस ना हो कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, मैं कहाँ पहुंच गया हूं, तब तक समझो कोई परिवर्तन नहीं। क्योंकि अंतरात्मा खुद चीख चीख के बोलती है कि मैं अब एग्जाम निकाल सकता हूं, ऑब्लिक निकाल सकती हूं, क्योंकि मेरे अंदर परिवर्तन आ गया, मैंने अपने को चेंज कर दिया है, यानी मैं एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकता हूं। ये खुद अंतरात्मा कहेगी, दूसरे नहीं कहेंगे आपसे कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। आप 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, दूसरे की नजरों में तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने कहा चलो ठीक है, देख रहा है भाई पढ़ता हुआ, तो वो गया, फिर फोन पकड़ दिया, फिर कुछ कर लिया, फिर कुछ कर लिया, कभी कहीं बात, कभी कहीं बात। तो इस तरीके से अगर आप खुद को धोखा देंगे, यानी ईमानदारी के साथ धोखा करेंगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। दूसरा, आपने अगर निरंतरता दर्शाई, तो आपकी खुद की अंतरात्मा आपसे कहने लगेगी कि हाँ तेरे अंदर परिवर्तन आया, यानी परिवर्तन हो सकारात्मक दिशा में। और नकारात्मक दिशा में भी आत्मा खुद कहती है, यानी शरीर जो अंदर से आवाज आती है उसी को अंतरात्मा बोलना चाह रहा हूं मैं। अंदर से आवाज आती है कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, खुद पता होता है, हर कोई जानता है बच्चों, मैं जानता हूं, मैं क्या आप भी जानते हैं, हर किसी इंसान को यह पता होता है कि वो पढ़ाई सही दिशा में कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या कमियां आ रही हैं, या वो और बेहतर हो गया। वो खुद अपने आप से उसको पता होगा कि चीजें बदल रही हैं, चीजों में चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो आपको हमेशा क्या रखना है बच्चों, एक निरंतरता रखनी है। तीसरा बच्चों सही दिशा। सही दिशा का मतलब जनरली मैं ये कहना चाहूंगा, आप सबसे पहले लक्ष्य तय कीजिए। लक्ष्य उन्मुखी बनना है। लक्ष्य उन्मुखी का मतलब आपका जो गोल है उसको ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड बनिए और उसके हिसाब से एक्शन कीजिए, एक्शन ओरिएंटेड। यानी 2 चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको हमेशा अपने लक्ष्य के लिए और अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो एक्शन करना है उसी को पूरा क्या करना है, फोकस करना है। अब हमने कहा कि हमारा टारगेट है कि हम ग्रुप सी के एग्जाम को निकालें, वनडे एग्जाम हमारा लक्ष्य है। अब पता लगा वनडे एग्जाम है, तो आप पढ़ने में, मैंने कहा भाई कल के दिन पीसीएस का फॉर्म आया, चलो पीसीएस के पीछे भाग जाओ, फिर लोअर पीसीएस है, लोअर पीसीएस भाग जाओ, उसके बाद आरओ आया, आरओ के पीछे भाग जाओ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ग्रुप से आया, ग्रुप सी के पीछे कहीं के नहीं रहोगे बच्चों, ऐसा करोगे तो। देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, या तो आप अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर इतना हुनर है कि आप एक साथ मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं और भर रहे हैं पीसीएस का फॉर्म, तब कोई फायदा नहीं। मैं तो ये कहता हूं अगर आपको बढ़िया एग्जाम की तैयारी करनी है, पहले ऊपर से शुरू कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, बॉटम से शुरू कर देते हैं, बॉटम से शुरू करते हैं और भर भर के कभी कोई फॉर्म कभी कॉम। हाँ, एक बार आपका सेटलमेंट हो जाता है, आपका चयन हो जाता है, उसके बाद आप फ्री हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, आप अपना भविष्य खुद संवारेंगे, खुद अपने भविष्य को आगे लेके जाएंगे। आप खुद तय करेंगे कि आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, क्या आपको जो सफलता मिली है इज इट इनफ। आप खुद से पूछेंगे क्या इससे आपकी जरूरतें पूरी हो रही है, क्या आप खुद में संतुष्ट हैं, क्योंकि आत्म संतुष्टि से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर किसी इंसान को लगता है कि नहीं मैं सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करता हूं, अपनी कोई गांव में दुकान खोल लेता हूं, स्वरोजगार कर लेता हूं, अगर वो आत्मसंतुष्ट है, उसकी आत्मसंतुष्टि अगर मिल रही है उसको, तो बच्चों आपकी सरकारी नौकरी की आत्म संतुष्टि से बेहतर, मतलब आप पता लगा सरकारी नौकरी में आगे आप आत्म रूप से संतुष्ट है ही नहीं, उससे बेहतर वो इंसान होगा जो आपकी जॉब में है ही नहीं, सरकारी नौकरी में ही नहीं, लेकिन फिर भी अपने काम पे संतुष्ट है। तो आत्म संतुष्टि का होना बहुत ही जरूरी है बच्चों। सो सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आपने अपना जो टारगेट है, आपको किस एग्जाम को फोकस करना है। जब तक आप ये तय नहीं कर पाएंगे
जाएंगे आप भटकते रहेंगे, देखना कई साल बर्बाद होंगे। आपसे मैं कहता हूं कई लोग बीएड करते हैं, अरे भाई बीएड करने के बाद आप क्यों ग्रुप सी वगैरह के पीछे लगे? आपके एलटी के फॉर्म आते हैं हर एक 1.5-2 साल के अंदर, आपके प्रवक्ता के फॉर्म आते हैं 2-2.5-3 साल के अंदर, कोई नेट जीआरएफ निकाला हुआ लड़का है। तो आप जब पता है आपको कि आपने भाई एकेडमिक फील्ड में जाना है, आपने टीचिंग फील्ड में जाना है, तो आपने बीएड करना ही नहीं चाहिए था जब आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं। कई लोग मैं देखता हूं क्या है एजुकेशन कहेंगे एमए बीएड हो, काहे की तैयारी करो ग्रुप सी की। भाई एमए बीएड किया क्यों? फिर बीएड करना ही नहीं चाहिए था। जब आप इस तरीके से कहीं ना कहीं उलझे रहोगे, आपने कभी कुछ पकड़ा कभी कुछ पकड़ा, तो आपकी सफलता बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चों। इसीलिए मैं कहता हूं पहले हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास ये हमेशा एक लक्ष्य होना चाहिए कि भाई मैं किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं। उसके बाद अंतिम चीज आती है उसका सिलेबस, यानी उसके संबंधित किताबें। मैं कोई किताब वगैरह नहीं बता रहा हूं, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं। आपको उसकी किताबों के बारे में पता होना चाहिए, आपको उसका सिलेबस, जब तक सिलेबस घोट के नहीं पियोगे तब तक सफलता नहीं मिलती। क्योंकि जैसे ग्रुप सी के एग्जाम है, ग्रुप सी में आपको पता है जीएस की वैल्यू बहुत कम है 25 मार्क्स की। अब 25 मार्क्स की जीएस है और मैंने कहा भाई काहे की तैयारी करो? बोला सर मैं ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूं। मैंने कहा क्या पढ़ रहे हो? किताब देखी लक्ष्मीकांत। भाई लक्ष्मीकांत से क्या करोगे 2-3 नंबर के लिए यार? अपना समय बर्बाद करना है ना। तो आपको ये देखना है कि ग्रुप सी का सिलेबस क्या है। ग्रुप सी में 40 मार्क्स की उत्तराखंड है, तो आपका टोटल फोकस यानी आपकी स्टडी का 40% हिस्सा उत्तराखंड की स्टडी में जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्शन है। अब 40% उत्तराखंड के हिस्से में जाना है, तो आप सोचिए उत्तराखंड को आपको कितना डीप पढ़ना है। हिंदी कितने की? 20 नंबर की। तो सोचिए टोटल स्टडी का 20% हिंदी की किताब। हाँ, हिंदी आपने रखा सिलेबस के हिसाब से, आपके हाथ में हिंदी होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं कहूँगा यार ये है छात्र, देखो उसको पता है कि 20। कई लोग शर्माते हैं हिंदी की किताब पकड़ने में, भाई उनको लगता है कि हिंदी व्याकरण ही तो है और सिलेक्शन उसी से होना है। 20 नंबर की रीजनिंग अगर आपको पता है कि 10 नंबर की है, तो आपके पास रीजनिंग की किताब होनी चाहिए। बचा हुआ जो आपका जो पोर्शन है उसमें कितना आता है? 60-70 30 नंबर। 30 नंबर की जीएस के अंदर कंप्यूटर भी है। अब 30 नंबर की जीएस में आपको पता है पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, कंप्यूटर भी है, करंट अफेयर्स। तो एक अगर आप 30 नंबर को बांटोगे इतने सेक्शन में, तो 3 या 4 नंबर भी बड़ी मुश्किल से एक सेक्शन को नहीं मिल रहे। और किताब क्या पढ़ लो? लक्ष्मीकांत। हिस्ट्री क्या पढ़ लो? बिपिन चंद्रा। बच्चों दिखाने से कुछ नहीं होता, आप सत्य का सामना कीजिए। जब तक आप ट्रुथ को फेस नहीं करोगे तब तक आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, बहुत मुश्किल। क्योंकि हम किसी को इंप्रेस करें, इससे जो बेहतर होगा कि हम अपने आप को इंप्रेस करते हुए अपना रिजल्ट दिखाएं, अपना परिणाम दिखाएं। क्योंकि परिणाम की ही स्वीकार्यता होती है बच्चों, एक्सेप्टेंस होती है रिजल्ट की। रिजल्ट बोलता है, रिजल्ट को स्वीकार किया जाता है। आपके हाथ में क्या किताब है क्या नहीं है, ये सब डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी किताबों का कलेक्शन रखिए। आपको ध्यान रखना होगा कि ज्योग्राफी में माजिद हुसैन पढ़ के नहीं होने वाला है, इकोनॉमी में रमेश चंद्रा पढ़ के नहीं होने वाला है, हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा पढ़ के नहीं होगा, रोमिला थापर पढ़ के नहीं होगा, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ के नहीं होगा। हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन इस 2-3 नंबर के चक्कर में आपको कितना समय देना पड़ रहा है, इससे बेहतर है कि आप बड़े एग्जाम की तैयारी करो। अब दूसरा छात्र आया, उसने कहा कि मैं काहे की तैयारी कर रहा हूँ? बोला सर पीसीएस की कर रहा हूँ। कौन से पीसीएस की? अपर लोअर। सर जो भी लग जाए, अपर लोअर। किताबें क्या पढ़ रहा? हाथ में परीक्षा वाली लेके घूम रहा, ठीक है प्री एग्जाम निकल जाएगा। दूसरा क्या पढ़ रहा? कोई ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ रहा, कोई किसी की ये पढ़ रहा वो पढ़ रहा। भाई परीक्षा वाणी की अपनी वैल्यू है, वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप लोअर पीसीएस दो, अपर पीसीएस दो, आरओ यारो दो, या वनडे एग्जाम दो, तो लोअर पीसीएस से लेके अपर से लेके जितने भी एग्जाम हैं जहां स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, मेंस में ऑब्जेक्टिव आती है, तो परीक्षा वाणी एक मस्ट किताब होती है, हमेशा होनी चाहिए। इसके अलावा किताबें क्या है? इसके अलावा जीएस की पकड़ लिखी है एनसीईआरटी सार। अब एनसीईआरटी सार से निकलता है पीसीएस, वो जिसकी वैल्यू जहां है वो किताब। तो मैंने हमेशा ये कहा आपका लक्ष्य ही आपको सही दिशा में ले जाएगा। जब तक इसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप समय बर्बाद कर रहे हैं ये मान के चलिए। आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम कौन सा है। अभी अगले महीने री एग्जाम है, कई छात्रों का री एग्जाम है। पहले बोला री एग्जाम कब होगा सर, डेट नहीं आ रही, डेट नहीं आ रही। जैसी डेट आई पूछने लगे आरओ का फॉर्म कब आएगा, इसका फॉर्म कब आएगा, उसका कब आएगा। भाई आप लोग टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करते हो कि सर, बोला परसों एक छात्र का मैसेज आया था, सर आरओ या लोअर पीसीएस अपर पीसीएस कब आएगा। पहले उससे 10 दिन पहले मैसेज आया था, सर मतलब 20-25 दिन पहले, सर जो है री एग्जाम की डेट कब आएगी, हमारा पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार हमने बहुत अच्छी मेहनत कर ली। भाई तुमने जो मेहनत कर ली, जो सामने है उसको पकड़ो ना, जो आपके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है उसकी तैयारी करो। वो अगर 17 मई आ जाएगी उसके बाद अगला देखना। तो पहले लक्ष्य तो तय करो, उद्देश्य क्या है ये तो पकड़ लो। तो बिना लक्ष्य के, बिना उसके लक्ष्य के अकॉर्डिंग सिलेबस तय किए आप लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, ईमानदारी से उसी चीज की स्टडी करो जो लक्ष्य है। बिल्कुल
पद भटको। आपका दोस्त क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। एसआई का रिजल्ट आएगा, सर एसआई की तैयारी करनी, कौन सी किताब पढ़े। पटवारी का आएगा, सर पटवारी की तैयारी करनी, कौन सी किताब पढ़े। लोअर बीसीएस का आएगा, सर लोअर बीसीएस की तैयारी करी, कौन सी किताब पढ़। मतलब मैंने ये देखा है यहाँ पे छात्र बहुत ज्यादा, मतलब हद से भी ज्यादा छात्र यही क्वेश्चन पूछता है, जो रिजल्ट आया होगा उसकी किताब पूछेगा, उसकी तैयारी करनी, बस मुझे उसकी तैयारी करनी है। और इससे मजेदार बात, सर आपके पास नोट्स बने होंगे, नोट्स भेज दो। मतलब मेरे समझ में ये नहीं आता कि किसी के नोट्स को पढ़ के आप कैसे एग्जाम निकाल लोगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं सजा सजा के नोट्स लिख रहा हूं, उसके बाद उसी नोट्स से। मेरा काम क्या है, मैंने टॉपिक प्रिपेयर किया, आपको पढ़ाया, यूट्यूब पे रहा, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई नोट्स नहीं होता बच्चों। क्यों बनाऊंगा, अपने लिए जरूरत है नहीं, अपना हो गया काम, आपको देना है रफली नोट्स बना, किसको पढ़े, इतना टाइम है कहां बच्चों। ना ही किसी दूसरे के नोट्स पढ़ के सिलेक्शन होता है। मैं सही सही बताता, नोट्स स्वयं के होने चाहिए, खुद के होने चाहिए, या जहां से पढ़ रहे हो, जिससे समझ रहे हो उसके नोट्स हो, और खुद के बने होने चाहिए। दूसरे के नोट्स पढ़िए, इतना भवसागर है बच्चों, कहाँ इतनी जीएस, इतना उत्तराखंड, इतना सिलेबस है, कौन नोट्स बनाएगा, कहां से बनाएगा, बताओ आप लोग खुद ही सोचिए। तो बच्चों शॉर्टकट बिल्कुल मत ढूंढना, आपको मैं सही बता रहा हूं, यहां जितने चांसेस असफलता के उसके डबल चांसेस सफलता के हैं। इन पॉइंट्स को फॉलो करना, अपना लक्ष्य बनाना, एक तरीके से स्टडी करना, आपको इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपकी समझ आई होंगी, इसके अकॉर्डिंग आप लोग काम करेंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखना है। थैंक यू।